हम जीवन भर विद्यार्थी रहते हैं। हमें जीवन भर प्रयास करते रहना है। जीवन में एक दिनचर्या का होना लाजिम है। सोने और जगने का समय निश्चित जरूर करिए अगर आप एक स्वस्थ जीवन जीना चाह रहे हैं तो। हम योगा नगरी ऋषिकेश में बैठे हैं और योगा नगरी ऋषिकेश में सबसे पहली चीज़ जो आई है वो आया योग। तो हमें जो सिंक्रोनाइजेशन करना पड़ेगा बॉडी, माइंड एंड सोल का। आज हम खास तौर पे बात कर रहे हैं डॉक्टर अर्जुन राज के साथ, जो मेंटल वेलनेस, डिप्रेशन, एंजाइटी के बारे में अक्सर बात करते हैं। इन तमाम चीज़ों में इनकी मास्टरी जो है कि हमें अगर कोई भी चीज़ मिलती है, कोई भी चीज़ अगर हम अचीव करेंगे तब भी हम खुश रह सकते हैं। तो बाय मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हम लोग वी कैन हैव प्लेजर्स बट वी विल नॉट हैव जॉय। और जॉय हमें कल्टीवेट करना पड़ता है। जॉय जब हम कल्टीवेट उसी तरीके से कर सकते हैं जब हम राइट लाइफस्टाइल, राइट डाइटरी हैबिट्स और सही प्रकार से अपने जीवन को जिएंगे। जीवन में संयम का होना लाजमी है। अगर आप मांस, मदिरा आदि का सेवन करते हैं, अगर आप एक से ज्यादा लोगों के साथ शारीरिक संबंध रखते हैं, अगर जरूरत से ज्यादा वीर्य नाश हो रहा है, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में भी चादर तान के सोए रहते हैं, अगर आप मनमानी आचरण कर रहे हैं, तो इससे आयु का नाश होता है, ऐश्वर्य का नाश होता है। और ये बातें डॉक्टर अर्जुन राज आयुर्वेद के हवाले से देखें क्या खूब समझा रहे हैं। जिंदगी जीने के आयुर्वेद में 3 सूत्र बताए गए हैं, आहार, निंद्रा और ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य की बात करेंगे, जो आजकल मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू है। आजकल बच्चे मास्टरबेट बहुत कर रहे हैं और डॉक्टर्स बताते हैं कि अगर आप सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं तो आपका माइंड जो है वो हैप्पी हार्मोन रिलीज करता है। इससे ऑपोजिट आयुर्वेद कहता है कि अगर आप अपना वीर्य सुरक्षित रखते हैं तो आपको एक तो सिद्धियों की प्राप्ति हो सकती है, मेंटल हेल्थ आपका बढ़िया रहेगा और इससे आयु में वृद्धि होती है। आप क्या कहेंगे? संतान उत्पत्ति की ज़्यादा चीज़ बताया गया है जी। तो अगर आप किसी चीज़ को ईस्टर्न फिलॉसफीज़ के हिसाब से या आयुर्वेद योगा के हिसाब से आप जो चीज़ जिस चीज़ के लिए नहीं है और आप मोमेंट्री प्लेजर प्राप्त करने के लिए उस चीज़ को अब्यूज़ कर रहे हैं जी। तो डेफिनेटली आपकी पूरा जो बॉडी या साइकोलॉजी है सब पे इम्पैक्ट पड़ेगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल नीचे जाएगा। और जैसे आयुर्वेद में बताया गया है कि ओजस जो है सारी धातुओं का कॉम्बिनेशन है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो अगर आप अपने वीर्य का ज़्यादा शरण करेंगे, ज़्यादा प्रोमिस्क्यूअस एक्टिविटी करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपके ओजस में कमी आएगी। ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ काम वेदना से नहीं है। प्रत्येक इंद्री को संयम में रखना, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और 5 विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को नियंत्रण में रखने से भी है। जो अपनी तमाम इंद्रियां हैं, अपनी रसेंद्री है, वाकेंद्री है, तुकेंद्री है और जनेंद्री है, हर एक इंद्री को अपने वश में रखना, बैलेंस रखना, दैट इज ब्रह्मचर्य। ब्रह्म आचरण यानी ब्रह्मांड के हिसाब से, नेचर के जो लॉज हैं उनको फॉलो करते हुए जो आचरण करें उसको हमने बोला है ब्रह्मचर्य जी, ब्रह्म आचरण जी। तो ब्रह्मचर्य में सिर्फ लोग उसको मिसटूक करते हैं, मिसअंडरस्टैंड करते हैं और इसको लोगों ने सिर्फ स्पेसिफाइड कर दिया है कि इसको कि आप अगर फिजिकल इंटीमेसी करते हैं तो ब्रह्मचर्य वहीं तक सीमित है। नहीं, ब्रह्मचर्य का मतलब है नेचर के हिसाब से आपका आचरण, ब्रह्मांड के हिसाब से आपका आचरण, नेचर के लॉज आपको फॉलो करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, सूर्य उदय जब होता है सारे पशु पक्षी जाग जाते हैं, उसी हिसाब से इंसान को भी जागना चाहिए। हर व्यक्ति जवान और स्वस्थ रहना चाहता है। आयुर्वेद में एज रिवर्स करने के सूत्र भी मौजूद हैं। तो अगर हम अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक सारी नेचर के हिसाब से, हमारे ब्रह्मांड के हिसाब से, हमारे यूनिवर्स के हिसाब से, हमारे आकाश गंगा के हिसाब से करेंगे तो वी कैन बी वेरी हेल्दी। ये बिल्कुल एंटी एजिंग है, हम लंबे समय तक जवान रह सकते हैं। हमारा जो हौसला है, हमारी जो हैप्पीनेस है, हमारा जो लाइफ को लेके पैशन है वो टॉप रेंज में रह सकता है। 1 मिनट में 18 बार श्वास लेते हैं। उसी तरीके से अगर आप देखें जो टॉर्टोइज होता है 1 मिनट में 5 बार सांस लेता है, उसका लाइफ स्पैन 300 ईयर्स से 500 ईयर्स है।
स्नेक का जो ब्रीथिंग पैटर्न है 1 मिनट में 1 या 2 बार है। अच्छा, उनका जो लाइफ स्पैन है वो 1000 ईयर्स तक बताया क्या गया है। बात है। तो योग में बताया गया है कि अगर हम अपने ब्रीथिंग को रेगुलेट करना सीखें तो सबसे पहले तो हम अपने मूड को रेगुलेट कर सकते हैं ब्रीथिंग के माध्यम से। आइए प्रोग्राम सलीका में डॉक्टर अर्जुन राज के साथ एक खास गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। अल्लामा इकबाल साहब का बड़ा खूबसूरत शेर है कि माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तो मेरा शौक़ देख, मेरा इंतज़ार देख। हम इस वक्त माँ गंगा के आगोश में हैं और हर हर गंगे जय माँ गंगे, पहले तो इसी स्लोगन से आज के प्रोग्राम का आगाज़ करें। और आज मेरे साथ डॉक्टर अर्जुन राज हैं। इनसे आज आयुर्वेद के रिगार्डिंग, हेल्थ के रिगार्डिंग बहुत सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। पर मैं आपको ये भी बता दूं कि ये मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी हैं। वो किस किस जोनर में इनकी एक्सपर्टीज़ हैं वो इंटरव्यू हम जब बात करेंगे तो आपको पता लग ही जाएगा। खैर, मैं बातचीत का आगाज़ आपको फॉर्मल वेलकम करके करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका दान म्यूट के प्रोग्राम सलीका में। मैं आपका धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ मुझे इनवाइट करने के लिए जी। और ऋषिकेश की इस पावन धरती पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं प्रयास करूँगा ऋषिकेश के बारे में और आयुर्वेद के बारे में अपनी तरफ से अच्छी बातें आपसे शेयर करने के लिए। डॉक्टर साहब, जैसे आजकल क्या है ना, डिप्रेशन बहुत बड़ी तादाद से बढ़ रहा है लोगों में। हम अगर 100 बंदों को देखें तो शायद उनमें से 95 को डिप्रेशन होगा। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको पता ही नहीं है कि डिप्रेशन क्यों होता है, या उनको ये भी नहीं मालूम होता है कि हम डिप्रेशन में हैं। देखिए, हर एक बंदे के लिए ना खुशी के मायने अलग अलग हैं। जब बंदा छोटा होता है तो उसको एक छोटी सी तितली या उसको कोई बॉल खुशी दे सकती है। जैसे ही आपका एज थोड़ा बड़ा तो फिर आपको वीडियो गेम खुशी देने लगती है। और ऐसे ही अगर आप उससे बड़े हो जाते हैं फिर लड़कियां और बड़े बड़े गैजेट्स, और जैसे ही बुढ़ापा आता है तो खुशी के मायने बदल जाते हैं। तो क्या हमको ये एनालाइज करना पड़ेगा कि खुशी कहाँ है? अगर हम खुशी को अटेन कर लेते हैं तो हम डिप्रेशन से बच सकते हैं। एज अ डॉक्टर जब आप लोगों की काउंसलिंग करते हैं तो क्या फील करते हैं? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारी जो खुशी है वो किसी भी मटेरियल ऑब्जेक्ट पे डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। आज की लाइफ में, आज के लाइफस्टाइल में जो भी हमारी हैप्पीनेस है, हम लोगों ने उसको इस तरीके से मान लिया कि हमें अगर कोई भी चीज़ मिलती है, कोई भी चीज़ अगर हम अचीव करेंगे तभी हम खुश रह सकते हैं। तो बाय मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हम लोग वी कैन हैव प्लेजर्स बट वी विल नॉट हैव जॉय। और जॉय हमें कल्टीवेट करना पड़ता है। जॉय जब हम कल्टीवेट उसी तरीके से कर सकते हैं जब हम राइट लाइफस्टाइल, राइट डाइटरी हैबिट्स और सही प्रकार से अपने जीवन को जिएंगे। जी। आप बहुत सारे ऐसे लोग देखेंगे जिनके पास सारे मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हैं बट दे आर नॉट हैप्पी। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगा जैसे माइकल जैक्सन। जी। माइकल जैक्सन ने वो 100 ईयर्स के इतिहास में बीटल्स के बाद सबसे बड़े पॉप आइकन पूरे वर्ल्ड में हुए हैं। उनके पास दुनिया के सारे मटेरियल प्लेजर्स थे। उसके बावजूद भी जो उनकी मृत्यु हुई लास्ट डेज में, वो एंटी एंजाइटी का इंजेक्शन लेते हुए। तो इसका सीधा मानना यह है कि किसी भी मटेरियल ऑब्जेक्ट का आपकी हैप्पीनेस से कोई नाता नहीं है। डॉक्टर साहब, आप अपने तजर्बे से कोई बातें हमारे साथ यहाँ पे शेयर करें ना, कि जैसे लोग आपके पास डिप्रेशन के मुतालिक आते हैं, इस चीज़ की काउंसलिंग लेने आते हैं, तो उनके मसले बड़े अजीबोगरीब होते हैं। मेरा बॉयफ्रेंड मुझे छोड़ गया है ना, या मेरा ये जी वो बंदा मेरा क्रश था, मुझसे बात नहीं कर रहा है। मतलब इन्हीं सब तमाम चीज़ों में इंसान फंसा हुआ है। अगर हम सोचते हैं कि हमारे पास पैसा हो, हम ये कर लें, अभी जैसे आपने अभी कॉट किया कि कुछ बंदों के पास दुनिया जहान की तमाम चीज़ें हैं, ऐशो आराम में, उसके बाद भी हम इसी चीज़ों में फंसे हुए हैं कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे छोड़ गया है, मेरी गर्लफ्रेंड भाग गई है। क्या कहेंगे इस बारे में? यही कहूँगा जैसे माइकल जैक्सन के बारे में बोला, इसके साथ साथ मैं और लोगों के भी एग्जांपल्स देखना चाहूँगा। जैसे ब्रिटनी स्पीयर्स है। ब्रिटनी स्पीयर्स 10-15 साल से जो है साइकोटिक ड्रग्स ले रही हैं, एंटी डिप्रेशन ट्रीटमेंट ले रही हैं, स्टिल शी इज़ नॉट हैप्पी। एंटी डिप्रेशन मेडिसिन जो है या एंटी एंजाइटी ड्रग्स उन पर काम नहीं कर रही हैं। या विटनी ह्यूस्टन का एग्जाम्पल आपको दूंगा। विटनी ह्यूस्टन जो है वो बाथ टब में डेड पाई गई थी। एमी वाइनहाउस बहुत ही अपकमिंग और ग्रेट सिंगर थी, वो 27 की एज में उनकी डेथ हो गई, वो स्किज़ोफ्रेनिया से डायग्नोस्ड हुई थी। जी। और साथ ही साथ में एक पॉजिटिव एग्जांपल भी दूंगा, वो दूंगा मैं मैडोना का।
Madonna जो है she is close to 60, but because she is having a right lifestyle, she know how to balance the material pleasures, and and she knows how to cultivate the joy inside. एग्जैक्टली, दिस इज वेरी बिग थिंग कि हाउ टू बैलेंस द मटेरियल जी प्लेजर्स। जी क्या बिल्कुल, बात है। एंड वो योगा रेगुलरली करती है एंड शी इज़ अ वेरी हैप्पी वूमन। ये देखिए फिर वही बात तो- आ गई कि उसके पास स्पिरिचुअलिज्म की, बिल्कुल, योगा की बिल्कुल। पावर है। बिल्कुल है ना? बिल्कुल। अब जैसे आपने मुझसे सवाल पूछा कि लोग आते हैं, लोग कहते हैं कि आजकल के यूथ में, यंगर जनरेशन में इस बात का सबसे बड़ा डिप्रेशन है कि ब्रेकअप हो गया, या जो डिज़ायर्ड लाइफ पार्टनर था या बॉयफ्रेंड था या गर्लफ्रेंड था वो नहीं मिली। जी तो सबसे पहली बात है कि लोगों को ये लगता है कि ये चीज़ हम अचीव कर लेंगे तो हमें खुशी मिल जाएगी। ऐसा नहीं होता। आपको जो है, आप बिना किसी चीज़ को प्राप्त किए भी खुश रह सकते हैं। जी हैप्पीनेस एक ऐसी चीज़ है जिसको आप अचीव करेंगे प्रैक्टिस करने से। जी उसका किसी चीज़ को प्राप्त करने से कोई लेना देना नहीं है। तो पहले तो यूथ को ये समझना पड़ेगा कि मेरी हैप्पीनेस किसी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड पे डिपेंड नहीं करती है। मेरी जो हैप्पीनेस है किसी आईफोन या किसी फोल्ड 6 पे डिपेंड नहीं करती है, फोल्ड 7 पे डिपेंड नहीं करती है। मेरी जो हैप्पीनेस है किसी कार पे डिपेंडेंट नहीं करती है। जी मेरी जो हैप्पीनेस है वो मैं खुद ही अपने भीतर पैदा कर सकता हूँ, सही लाइफस्टाइल, सही तरीके से जीवन, सही आहार और विहार करके। और आयुर्वेद में भी कहा गया है कि हमारे जीवन के 3 स्तंभ हैं, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। अगर हम इन चीज़ों का बैलेंस करते हैं तो आयुर्वेदा अनुसार डिप्रेशन, एंजाइटी या ये सारी चीज़ें हमें नहीं होगी। मैं एक और आपको एग्जांपल इसमें देना चाहूँगा। अगर आप देखें, जो लोग नेचर के साथ फ्रिक्वेंसी में रेजोनेट करते हुए रहते हैं, जो भी जानवर जंगल में रहते हैं, दे आर हैप्पी। आप किसी जानवर को किसी पिंजरे में आके बंद कर दीजिए, आप देखिए उसको डिप्रेशन हो जाएगा। डॉग को आप ज़्यादा से ज़्यादा चेन में रखना शुरू कर दें, जी उसको डिप्रेशन हो जाएगा। जी तो इसका अर्थ यह है कि हमें जब भी हम ऐसा फील करें कि हम अपने इनर कॉन्शियसनेस से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, तो हमें वापस अपने रूट्स पे जाना चाहिए, नेचर से बिल्कुल। जाके दोबारा कनेक्टेड होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल छोटी सी चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप अपने घर पे हैं, आपके घर में कोई गार्डन है या आपकी सोसाइटी में कोई गार्डन है, अगर आप सुबह जाके आधा घंटा 1 घंटा नंगे पैर वहाँ पे जाके खड़े होते हैं, तो जो नेचर की अर्थ पावर आपको मिलेगी, जी उससे ही आप अपने आप को बहुत कनेक्टेड और नेचर के फ्रिक्वेंसी में आप पाएंगे कि आप रेजोनेट कर रहे हैं। तो ये अब लोगों का क्या है ना, इन चीज़ों से हम पीछे हटते जा रहे हैं। तो अगर हम अपने नेचुरल बिहेवियर से पीछे जाएंगे जी तो डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसिडी और बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, बाईपोलर, ये सारी चीज़ें निकल के आएंगी। इसके अलावा और भी गंभीर बीमारियां आ सकती हैं। ये तो सिर्फ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स हैं, फिजिकल डिसऑर्डर्स भी आ सकते हैं। जैसे जैसे हम कुदरत के साथ एक सुर होते हैं, तो वैसे वैसे हम ठीक होना शुरू हो जाते हैं, खुश होना शुरू हो जाते हैं। अभी देखिए, जैसे हम ऋषिकेश में हैं, माँ गंगा के आगोश में बैठे हैं और ये तपोवन की भूमि है। यहाँ पे बड़े बड़े ऋषियों ने साधनाएं करी हैं। तो एक बड़ा खूबसूरत शेर है कि कंबली सड़ी फकीर दी, हंसिया ताड़ी मार, आख्या ए भी ले गया मोडियां उतो पार। तो कितनी बड़ी बात है कि फ़कीर के पास कुछ भी नहीं है और वो इतना खुश है, उसकी रज़ा में, इलाहुल आलमीन की रज़ा में जो है वो उसकी रज़ा, उसी की रज़ा में शामिल है। तो बहुत बड़ी बात है। एक और ख़ूबसूरत बात आपको बताती हूँ कि हाल ही मैंने ना प्रणव मिश्रा तेजस हैं, उनका एक आर्टिकल पढ़ा। उसका टाइटल था हमारी सदी की माएँ। हमारी सदी की जो पुरानी माएँ थी वो सारा दिन घर में काम करती रहती थी और उन्होंने कभी आज़ादी के लिए किसी किस्म का संघर्ष नहीं किया। सुबह से शाम तक उनका पूरा दिन कामों में व्यतीत होता था और डिप्रेशन उनके आसपास भी नहीं था। तो ये देखिए कितनी बड़ी बात है कि वो जो आपने अभी बात करी ना, ब्रह्मचर्य ग्रस्त, नियम में रहना। तो हमारी सदी की पुरानी माएँ, वो लोग जो हैं वो नियम में रहते थे। सुबह दिनचर्या परफेक्ट थी, उठते आराम से थे, खाना खाना है, फिर दोपहर का खाना है, फिर रात का खाना, टाइम से सो जाना है, सुबह फिर दोबारा उठना है। तो दिनचर्या में जो है वो योग भी शामिल है, सैर भी शामिल है, काम भी शामिल हैं। तो ये जो नियमावली है वो हमको कितना अपने आप को ठीक रखने में मदद करती है। अभी जो आपने बात करी है कि जो हम ड्रग्स लेते हैं डिप्रेशन से दूर होने के लिए, एंटी एंजाइटी इंजेक्शन लगाता था माइकल जैक्सन, तो ये हमारी शरीर को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं, आयुर्वेद के हवाले से बात करें। देखिए, जैसे मैंने आपसे शुरुआत करी इस बात की कि आपको जो है हैप्पीनेस जो है बाहर से कहीं नहीं मिलेगी, आपको हैप्पीनेस कल्टीवेट करनी पड़ेगी। दूसरी बात आपने कहा कि पहले जो महिलाएं थी वो एक बहुत आम जीवन व्यतीत किया करती थी, घर में रहती थी, घरेलू काम करती थी, उसके बावजूद भी बड़ी प्रफुल्लित रहती थी, हमेशा खुश रहती थी। जी। और आज के जीवन में जो महिलाएं हैं उनको हर चीज़ की एक्सेस है, या पुरुष हैं उनको हर चीज़ की एक्सेस है, बट फिर भी वो खुश नहीं लगते हैं, हैप्पीनेस उनके पास नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो अगर आपको हैप्पीनेस प्राप्त करनी है, हम योगा नगरी ऋषिकेश में बैठे हैं और योगा नगरी ऋषिकेश में सबसे पहली चीज़ जो आई है वो आया योग। तो हमें जो सिंक्रोनाइजेशन करना पड़ेगा बॉडी, माइंड एंड सोल का।
जब हमारी बॉडी, माइंड और सोल यूनियन में होगी, सिंक्रोनाइज्ड होगी, क्या बात है, तो हम क्या बिल्कुल बात। प्रफुल्लित रहेंगे। आज की डेट में आप देखिए, आप किसी भी चीज़ को जाके देखिए, आप कहीं भी किसी मेट्रो सिटीज़ में जाते हैं तो फूड के बड़े बड़े इश्तिहार लगे हैं, बड़े बड़े मोमोज खाइए, चाप खाइए या नॉन वेजिटेरियन खाइए। तो जो भी चीज़ है, आप बड़े शहरों में अगर आप जाते हैं तो वो आपकी सेंसेस को स्टिमुलेट करती हैं, चाहे वो फूड को लेके हो, चाहे वो विज़न को लेके हो, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेके हो। तो अगर आप किसी भी अपनी सेंसेस को ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग करेंगे या उसको एक्सप्लॉइट करेंगे तो आपको डिप्रेशन आएगा ही आएगा। क्या बात है। आपकी सेंसेस वीक होगी। तो इसमें सबसे बड़ा तरीका यह है कि आप अपनी सेंसेस को पुस्ट करें और जो भी चीज़ करें मॉडरेशन के साथ करें जी। एवरीथिंग इन मॉडरेशन इंक्लूडिंग मॉडरेशन जी। तो वही एक सीक्रेट है हैप्पी लाइफ जीने का। और ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको हैप्पी रहना है तो आपको फ़कीर ही बनना पड़ेगा। अगर आप अपनी लाइफ पूरे बैलेंस के साथ जीते हैं, आप राइट टाइम पे उठते हैं, राइट टाइम पे खाते हैं, राइट टाइम पे सोते हैं, राइट डाइट लेते हैं, राइट आचरण रखते हैं, राइट आपका लाइफस्टाइल है, तो आप हैप्पीनेस, एक्सटेसी को नेचुरली प्राप्त कर सकते हैं। आप इतने खुश रहेंगे कि लोग कहेंगे ये इतने खुश कैसे हैं। तो वो एक मेथड है जो हमारे बड़े बड़े संत, महर्षि, गुरुज, उन्होंने जो योगा के रूप में एक्सप्लेन किया है, जो उन्होंने आयुर्वेद के रूप में एक्सप्लेन किया है। उन्होंने कहा है कि अगर आप ये लाइफस्टाइल फार्मूलाज, ये लाइफस्टाइल मेथड्स या ये ऋतुचर्या या ये दिनचर्या या सद्व्रत का पालन करेंगे तो आप यू कैन बी अ वेरी हैप्पी ह्यूमन बीइंग। और देखिए, अगर कोई सैड है, अगर कोई डिप्रेस्ड है तो ये एक बीमारी है जी। अगर आप बहुत लंबे समय तक डिप्रेशन में चल रहे हैं या सैडनेस में चल रहे हैं तो सूनर और लेटर आपकी फिजिकल बॉडी उस डिप्रेशन को फिजिकल फॉर्म में मैनिफेस्ट करेगी जी। आपको कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। तो लाइफ में आपके पास पैसा हो ना हो उसको आप गोल ना रखें, लेकिन लाइफ में आपका सर्वप्रथम गोल हैप्पीनेस होना चाहिए, हेल्थ होना चाहिए। अगर आपके पास हैप्पीनेस होगी, हेल्थ होगी, तो प्रॉस्पेरिटी, चाहे वो मटेरियल फॉर्म में हो, चाहे वो रिलेशनशिप की फॉर्म में हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या माता पिता या समाज के साथ आपका संबंध है, तो वो आपके पास होगी ही होगी और बहुत अच्छे मात्रा में होगी। बहुत अच्छे आपके रिलेशन बनेंगे पूरी दुनिया में जी। क्योंकि आप खुश हैं, आपको मिलने वाले, अगर आपका ऑरा अच्छा है तो वो आपको मिलके खुश हो जाएंगे। आप हर जगह जहाँ भी हम जाएंगे वाइब्स ट्रांसफर करते हैं ना। जी जी जी। और उसी तरह के लोगों को आप अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ में। अगर आप हैप्पी होंगे तो हैप्पी लोगों को ही अट्रैक्ट करेंगे। डॉक्टर साहब, कोई किस्सा साझा करें हमारे साथ कि आपके पास कोई डिप्रेशन का पेशेंट आया हो और जैसे आपने ये नियमावली बताई है कि अपना आचार व्यवहार सही रखें, तो आप बंदे की दिनचर्या तो सेट करते हैं, पर अगर वो सिवियर डिप्रेशन में है तो आयुर्वेद के हवाले से कौन सी जड़ी बूटियां हम ले सकते हैं कि डिप्रेशन और एंजाइटी से बंदा, क्योंकि वो चाहता है कि उसने खाना खा लिया, उसको घबराहट हो रही है, वो चाहता है कि इसका इंस्टेंट हल मिल जाए, तो आप इंस्टेंट हल क्या करते हैं? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा और ये मेरे ख्याल से जो भी श्रोतागण हमारा अभी हम लोगों को सुन रहे होंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जी। खास तौर से उन लोगों के लिए जो मेंटल हेल्थ के बारे में जानकारी चाहते हैं और आयुर्वेद का उसके बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। क्योंकि अगर आप वेस्टर्न मेडिसिन का पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो वेस्टर्न मेडिसिन में अगर किसी को डिप्रेशन है, एंजाइटी है या कोई भी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है तो वो उनको सिडेटिव्स देते हैं या दवाइयाँ देते हैं या उनको बोल देते हैं कि ये बीमारी है। लेकिन अगर आयुर्वेद में बात करें तो आयुर्वेद में हम इसको डिजीज़ नहीं कहते हैं, हम इसको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कहते हैं। तो एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। तो सवाल बहुत अच्छा है। अब आपने पूछा कि अगर कोई मेंटल हेल्थ से ग्रसित है तो उसको अगर कोई मेरे पास आता है तो हम उनका ट्रीटमेंट कैसे स्टार्ट करते हैं। तो मैं अगर कोई किसी का डिप्रेशन उस लेवल पे है कि वो मेरी बात समझ सकता है जो मैंने अभी तक बोली और उनको अपनी लाइफस्टाइल में संभल कर एग्जीक्यूट कर सकता है, तो उनको किसी प्रकार की मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं है अगर उनको अपनी लाइफ पे कंट्रोल है। लेकिन बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आते हैं जो एडिक्शन करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, सोते बहुत ज़्यादा रहते हैं, उनके नॉर्मल रूटीन लाइफ का ख़त्म हो गया है, उन्होंने अपनी जॉब पे जाना बंद कर दिया है, वो गुस्सा बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो उनके लिए हम आयुर्वेद में ऐसी मेडिकेशन देते हैं जो उनका दिमाग शांत करें। और सबसे अच्छी बात यह है कि एलोपैथिक मेडिसिन की तरह उनका कोई सेडेटिव इफेक्ट नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल हम फर्मेंटेड मेडिसिन अश्वगंधा की फर्मेंटेड फॉर्म में देते हैं, अश्वगंधा रिस्ट। इसी तरीके से इंटेलेक्ट प्रोमोटिंग हर्ब्स हैं, उनको हम सरस्वता रिस्ट की फॉर्म में देते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे हमने च्यवनप्राश बना रखे हैं जिसमें इंटेलेक्ट प्रोमोटिंग हर्ब्स हैं। तो उनसे जो है कोई भी व्यक्ति जो परेशान चल रहा है, अपनी जॉब पे नहीं जा रहा है, गुस्सा कर रहा है, तो उसका माइंड में कामनेस आती है और उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है जी। तीसरी बात यह है कि उसका कोई उनको एडिक्शन नहीं है। अच्छा, नींद भी नहीं आएगी? नींद भी नहीं आएगी उसको जी। और वो फिर धीरे धीरे जब वो समझने की स्थिति में आएगा जी, जब वो उसका माइंड काम हो जाएगा, उसने गुस्सा करना बंद कर देगा, वो एग्रेशन दिखाना बंद कर देगा, वो एडिक्शन से वो दूर होना शुरू हो जाएगा।
फिर हम उनको राइट नॉलेज, राइट मेथड्स बताना शुरू करते हैं कि आप ये डाइट लीजिए, सुबह जल्दी उठिए, एक्सरसाइज कीजिए, योगा करें। तो धीरे धीरे आपका जब बॉडी एंड माइंड सोल है सिंक्रोनाइज्ड होगा, तो धीरे धीरे आपके अंदर सुख की अनुभूति होगी, और वो सुख की जो अनुभूति है आपको किसी भी एडिक्शन से बेटर लगेगी, बेहतर लगेगी। तो फिर हम धीरे धीरे उनको एजुकेट करते हैं, काउंसल करते हैं। लेकिन ये जो मेडिकेशन का उपयोग है, ये इस तरीके से मैं आपको बताना चाहूँगा कि वेस्टर्न मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स हैं, और आयुर्वेदिक मेडिसिन से हम वही रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। ये वेस्टर्न मेडिसिन के क्या साइड इफेक्ट्स हैं? विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। वेस्टर्न मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स ये हैं कि जैसे कोई भी आप वेस्टर्न मेडिसिन लेंगे, उनका एक्टिव इम्पैक्ट पड़ता है हमारे लीवर और किडनी पे। तो अगर हम लंबे समय तक लेंगे तो वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को किसी न किसी रूप से डैमेज करते हैं। दूसरा, जो वेस्टर्न मेडिसिन है जनरली सिडेटिव्स देते हैं, वो आपके दिमाग को स्लो कर देंगे। मान लिया आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो आप गुस्सा कम करेंगे, सोएंगे ज़्यादा, आपके चक्कर कम हो जाएंगे। हाँ, तो वो सोल्यूशन नहीं है। जी, हमारी जो मेडिकेशन हम देते हैं वो इंटेलेक्ट प्रोमोटिंग हर्ब्स हैं। हाँ। और उनका भी माइल्ड सिडेटिव इफेक्ट होता है। अच्छा। लेकिन कोई उनका साइड इफेक्ट नहीं होता। तो धीरे धीरे पेशेंट शांत होना शुरू हो जाता है, और उसके बाद हम उनको एजुकेट करते हैं, उनको काउंसिल करते हैं, और धीरे धीरे उनको लाइफ पे वापस लाने का प्रयास करते हैं। वंडरफुल। तो सिर्फ डिप्रेशन में नहीं, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनमें हम वेस्टर्न मेडिसिन से हम पेशेंट को निजात दिलाने की कोशिश करते हैं, और हम बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट्स उनसे अचीव कर रहे हैं। जी, वंडरफुल। इसके साथ ही एक सटा हुआ टॉपिक है, दैट इज़ OCD। तो OCD वाले पेशेंट को अजीब किस्म के भरम भुलेखे होते हैं कि भाई मुझे गैस हो रही है, ये बंदा सामने भूत खड़ा है मतलब उसको अजब किस्म की जो है भ्रांतियाँ होने लगती हैं। OCD का कोई आपके पास पेशेंट आया हो और अजब किस्म के उसके भरम भुलेखे हों, वो कोई किसी पेशेंट की हिस्ट्री साझा करें। देखिए, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में भ्रम नहीं होते हैं। भ्रम हमें स्किज़ोफ्रेनिया में होते हैं, या बाइपोलर में भी कह सकते हैं आपको भ्रम होते हैं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है कि हम किसी भी एक्टिविटी को बार बार करें कंपल्शन के साथ। मान लिया अगर कोई हमें हाइजीन को लेके बहुत ज़्यादा OCD पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हो जाते हैं, तो बार बार हाथ धोएंगे, या अगर वो सिक्योरिटी को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न हो गए हैं, तो बार बार जाके लॉक चेक करेंगे। तो OCDs में भी हम इस तरह की मेडिकेशन ही देते हैं, इंटेलेक्ट प्रोमोटिंग हर्ब्स वगैरह देते हैं। किसी पेशेंट के बारे में कुछ साझा करें ना, कि वो आया हो और आपको देख करके उसकी बात सुन के पता लगे भी OCD है इसको, तो उसके क्या लक्षण थे? देखिए, जो OCD का पेशेंट आता है, सबसे पहले तो कोई भी मेंटल हेल्थ का या OCD का पेशेंट होता है तो उसको लगता है कि उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक विक्टिम की उनके अंदर भावना रहती है कि हम लोग विक्टिम हैं जी। और उनके अंदर बहुत सारे पेशेंट्स में ऐसा भी होता है कि सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी आ जाता है। उनको ऐसा लगता है कि हम जो भी कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, और गुस्सा बहुत करते हैं OCD के पेशेंट्स ज़्यादातर। तो उनके अराउंड जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी लाइफ बहुत डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि OCD पेशेंट्स जो है फिर बात बात पे चिड़चिड़ापन या एंगर इस तरह की भावनाएं बहुत ज़्यादा व्यक्त करते हैं। तो उसमें उनको मेडिकेशन से धीरे धीरे शांत किया जाता है। तो डॉक्टर साहब, ये बंदा डिटेक्ट कब करे? क्योंकि मुझे लगता है OCD के पेशेंट्स को तो OCD पेशेंट खुद प्लस उसके फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो काफ़ी लेटर स्टेज पे डिटेक्ट करेंगे, क्योंकि उससे पहले अगर हम कहते हैं कि भाई दवाई ले लो या काउंसलिंग के लिए, बंदा कहता है कि मैं पागल हूँ क्या? ये भी तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना। देखिए, OCD पेशेंट्स होंगे या कोई भी मेंटल हेल्थ पेशेंट होंगे, आपको अंदाज़ा हो सकता है कि उनको कोई ना कोई वो सिचुएशन से गुजर रहे हैं। अगर वो सोसाइटी से दूर रहने शुरू हो जाएं, आइसोलेशन में चले जाएं, बात बात पे गुस्सा दिखाएं, चिड़चिड़ापन दिखाएं, हाइजीन में उनकी कमी आ जाए, या तो सुपर हाइजीनिक बिहेवियर करेंगे या बिल्कुल हाइजीन का बिहेवियर नहीं करेंगे, तो उनके बिहेवियर में अचानक परिवर्तन आ जाता है। तो जब भी किसी पेशेंट के बिहेवियर में अचानक परिवर्तन आ जाए या व्यक्ति के बिहेवियर में अचानक परिवर्तन आ जाए और उसका जो व्यवहार हो सोसाइटी के से थोड़ा अलग हो, नॉर्मल से थोड़ा अलग हो, तो आप समझिए कि उनको मदद की आवश्यकता है जी। और डॉक्टर्स का भी, साइकोलॉजिस्ट हो, काउंसलर्स हो, साइकेट्रिस्ट हो, उनका भी कई बार अलग अलग डायग्नोज रहता है। कोई सेम पेशेंट को OCD भी डायग्नोज कर सकता है, कोई सेम पेशेंट को बाइपोलर भी डायग्नोज कर सकता है, कोई सेम पेशेंट को स्किज़ोफ्रेनिक या स्किज़ोइड इफेक्ट भी डायग्नोज कर सकता है। तो मैंने कई बार ऐसे देखा है कि कोई पेशेंट अगर 4-5 डॉक्टर्स को दिखाते हुए आ रहा है तो हर डॉक्टर का डायग्नोसिस उसको लेके अलग अलग हो सकता है। तो सबसे पहले तो हमें राइट डायग्नोसिस पे आना बहुत इंपॉर्टेंट है कि OCD है, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, स्किज़ोइड इफेक्ट है, स्किज़ोफ्रेनिया है। उसी हिसाब से मेडिकेशन को डिसाइड करते हैं और इनिशियल स्टेजेस में मेडिकेशन देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी मेंटल हेल्थ का पेशेंट होगा वो बहुत ज़्यादा जिद्दी हो जाता है, रिजिड हो जाता है।
तो जब हम उसको मेडिकेशन देते हैं तो वो थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, वो थोड़ा सुनने लगता है। कोई भी अगर हम उनको बातचीत उनसे करने का प्रयास करेंगे या फैमिली मेम्बर्स उनको कोई बात समझाने का प्रयास करेंगे तो वो फिर उसका स्पेस उनको देना शुरू कर देते हैं मेडिकेशन के बाद। इससे पहले वो जो है बहुत ज़्यादा रिजिड एटीट्यूड रखते हैं, तो मेडिकेशन देना बहुत ज़रूरी है। बट मैं ये कहूँगा कि आयुर्वेद में ऐसी इंटेलेक्ट प्रोमोटिंग हर्ब्स हैं जो सेम वेस्टर्न मेडिसिन जैसा इम्पैक्ट दे सकती हैं विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स, और हम सेम रिजल्ट उनसे अचीव कर सकते हैं और हम बहुत सक्सेसफुली अचीव करते आ रहे हैं। तभी तो राइट नाउ पीपल आर कमिंग बैक टुवर्ड्स द रूट एक्चुअली, राइट? अच्छा, तो क्या ओसीडी जो है वो बच्चों में पाई जाती है? ये इसका रेट बहुत कम है। देखिए, ओसीडी बच्चों में पाई जा सकती है, किसी भी फॉर्म ऑफ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स बच्चों में पाई जा सकती है। मैंने बहुत ज़्यादा ऐसे बच्चे देखे हैं जो राइट स्कूलिंग नहीं कर रहे हैं, अगर लाइफ में उनके कोई गोल नहीं है, पाथ नहीं है, स्कूलिंग से हट गए हैं और एडिक्शन करने लगे हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हाल ही में मेरे पास आए, उनके गार्जियंस उनको लेके आए जो डिफरेंट तरह का नशा कर रहे थे, कूड़े चुगने वाले भी थे वो जो नशा कर रहे थे। तो आप किसी भी तरह का अगर नशा करेंगे, क्योंकि कोई भी नशा जो है आपके इमोशंस को ऊपर से लेके नीचे लेके आता है, तो फिर बिहेवियर में भी वही जो है देखने को मिलता है कि एक्सट्रीम, कई बार बहुत ज़्यादा अगर गुस्सा करेंगे, कई बार बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, तो वो सेम इमोशंस का जो ऑसिलेशन है वो उनके बिहेवियर में भी देखने में आता है। तो चाहे ओसीडीज़ हो या और कोई भी डिसऑर्डर हो, तो वो बच्चों में भी आ सकता है। अमूमन कम होता है, बट आ सकता है कि अगर बच्चों का जो अपब्रिंगिंग है वो बहुत जो है टॉक्सिक एटमॉस्फेयर में हो रही हो, तो बच्चा भी जो है राइट मेंटल स्टेट ना होने की जो है सिम्टम्स डेफिनेटली शो कर सकते हैं। जी, और देखिए अभी हमने मेंटल हेल्थ पे बात की, ओसीडी पे बात की, तो साथ ही साथ एक और बड़ी समस्या जन्म लेती है, वो है ड्रग्स। बंदा एडिक्ट हो जाता है क्योंकि वो डिप्रेशन से निजात पाने के लिए, सिचुएशन से निजात पाने के लिए किसी न किसी नशे का सहारा लेता है। जब हम नशों का सहारा लेना शुरू कर देते हैं तो हमारी मेंटल हेल्थ और वीक होनी शुरू हो जाती है, फिर उसकी डोसेज बढ़ने लगती है और बंदा हाईली एडिक्टिव हो जाता है। क्या कहेंगे? मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से ये बात बताना चाहूँगा कि जितने भी साल मुझे प्रैक्टिस करते हुए हैं, 15 to 18 ईयर्स से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जितने भी मैंने मेंटल हेल्थ के पेशेंट्स देखे हैं और जो जिनके अंदर क्रॉनिक केसेस देखे हैं, एक्यूट केसेस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्रॉनिक केसेस देखे हैं, तो मैंने देखा है जो क्रॉनिक प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं उनको कोई ना कोई एडिक्शन होता है। और आमतौर पे क्या होता है कि लोगों को ये तो पता लग जाता है कि अगर कोई बाहरी नशा कर रहा है जिससे बिहेवियरल चेंजेस आ रहे हैं, तो वो लोग तो आसान से नोटिस कर लेते हैं। जैसे अगर कोई अल्कोहल पी रहा है उसके बाद वो एग्रेसिव हो रहा है, वो लोगों को पता लगता है, या और किसी भी प्रकार की सब्सटेंस अब्यूज़ कर रहा है, वो लोगों को पता लगता है। लेकिन बहुत सारे एडिक्शन ऐसे हैं जो बच्चे कर रहे होते हैं या अडल्ट्स कर रहे होते हैं, उनका लोगों को पता नहीं चलता है। फॉर एग्जांपल जैसे पॉर्न एडिक्शन। पॉर्न एडिक्शन से मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखे हैं जिनको पॉर्न एडिक्शन है, बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखे हैं जिनको सेल्फ प्लेजर का एडिक्शन है। तो अगर आपको कोई भी आपका एडिक्टिव बिहेवियर होगा और वो ऐसा एडिक्टिव बिहेवियर होगा जिसको आप अगर वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और साथ साथ ईस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, उसमें आपकी सेंसेस का बहुत ज़्यादा अब्यूज़ है जी, तो वो डेफिनेटली आपकी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करेगा जी। तो अगर एडिक्टिव बिहेवियर है तो आप जनरली जिसमें भी देखेंगे कोई ना कोई, अगर उनको एडिक्टिव बिहेवियर है तो उनकी मेंटल हेल्थ में कोई ना कोई आपको ऐसा लगेगा कि मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। जी डॉक्टर साहब, जो बंदा नशा करना शुरू कर देता है, वो बेशक किसी भी किस्म का नशा हो, तो उसके अंदर एक खास किस्म का डिप्रेशन तो जन्म लेता ही है। वो अपने आप को नशों से दूर करना चाहता है, पर उसकी बॉडी नशे को छोड़ती नहीं है, तो फिर लत लगती है, तो फिर वो दोबारा नशे का सेवन कर लेता है, फिर वो और डिप्रेशन में चला जाता है, फिर यही प्रोसेस जो है वो बार बार चलता रहता है। तो इस केस में उसके लिए आसान नहीं होता आम स्थिति में किसी भी डॉक्टर के साथ बात करना या अपने मन की बात खुल के कह पाना। सो इस सिचुएशन में जब वो किसी डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर को उसको कैसे डील करना चाहिए, और वो एकदम से चाहता है कि अब से मैं नशा बिल्कुल ना करूं, पर उसको कोई सपोर्टिंग पिल चाहिए होती है। तो आयुर्वेद में कुछ ऐसी जड़ी बूटियां या पिल्स हैं जो आपको तलब ना लगने दें? सबसे बड़ी बात तो यह है कि बहुत सारे लोग नशा करते हैं। अगर रेगुलर लाइफस्टाइल में देखें, बहुत सारे लोग वीकेंड्स बिंज करते हैं, ठीक है, वीकेंड्स पे पीते हैं। उन लोगों का फिर भी कुछ हद तक लाइफ पे कंट्रोल होता है जी, और वो अपनी बात को बहुत हद तक कम्युनिकेट भी कर पाते हैं, एक्सप्लेन भी कर पाते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जिसमें व्यक्ति किसी चीज़ से गुजर रहा है और वो अपनी बात को पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा जी, अपनी फैमिली को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, अपने फ्रेंड्स को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, और वो एस्केप रूट के तौर पे एक एडिक्शन में जाके पनाह ले लेता है। उसको
वो जब एडिक्शन करता है तो उसको लगता है वो बेहतर है या उसमें वो बेहतर महसूस करता है, तो वो सबसे ज़्यादा वो जो केसेस हैं वो सबसे ज़्यादा डेंजरस होते हैं, क्योंकि जब आदमी एस्केप रूट के तौर पे किसी नशे को इस्तेमाल करता है तो दैट कैन लीड टू मैनी कॉन्सिक्वेंसेस, जैसे सुसाइड या कोई भी उसके जो सुसाइड है, क्राइम है, सेल्फ हार्म है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, जी, क्राइम है, कोई भी उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं लोगों को ये कहना चाहूँगा कि अगर आपकी फैमिली में ऐसे कोई मेंबर हैं जो कम्युनिकेशन नहीं बिल्कुल कर रहे हैं, चुपचाप गायब हो जाते हैं, चुपचाप पी के आ जाते हैं, या किसी ना किसी सब्सटेंस अब्यूज़ का, बाथरूम में ज़्यादा समय व्यतीत कर रहे हैं, सब्सटेंस अब्यूज़ का जो है वो कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि उन पे गुस्सा बिल्कुल ना करें। जी, क्योंकि मैंने देखा है कि लोग सबसे बड़ी गलती जो करते हैं कि जो लोग इस तरह के एडिक्शन से, इतने क्रॉनिक एडिक्शन से गो थ्रू कर रहे होते हैं, कभी कभार पीना या वीकेंड्स पे पीना, जॉब के साथ पीना, दैट इज़ अनदर थिंग, बट जो डिपेंडेंस वाली जो एडिक्शन हो जाती है उसमें सबसे पहले मैंने देखा है कि जो पेरेंट्स होते हैं या जो आसपास के लोग होते हैं वो उन पे नाराज़ होना शुरू कर देते हैं, या कहते हैं ये गंदा है, ये बुरा है, ये गलत करता है। एक्चुअली उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, उनको हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत होती है। वो लाइफ में उस लेवल पे जा चुके होते हैं जहां उनको खुद अपने आप से अपनी लाइफ को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा होता है और वो उसको एक एस्केप में रूम में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में मैं उनके पेरेंट्स को कहूँगा या उनके फ्रेंड्स को कहूँगा कि आप उनसे सिंपैथेटिक एटीट्यूड रखें। अगर आप उनसे सिंपैथेटिक एटीट्यूड रखेंगे बजाय इसके कि आप उनको ब्लेम करें या उन पे गुस्सा करें, तो शायद आपसे मन की बात कह पाए। जी, और जब वो आपसे मन की बात कहेंगे कि भाई मैं कहीं ना कहीं सफ़र कर रहा हूँ, मैं अपने दुख से निजात पाने के लिए या अपनी सिचुएशन से बचने के लिए या किसी एडवर्स सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए इन चीज़ों का सेवन कर रहा हूँ, तो फिर आप उनको ऐसे मेथड्स या ऐसी चीज़ों के पास लेके जाएंगे जिनसे वो उनसे निजात पा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप डॉक्टर के पास ला सकते हैं काउंसलिंग सेशन के लिए, आप डॉक्टर के पास ला सकते हैं मेडिकेशन के लिए। उसके अलावा ना उसके दिमाग में ये होता है कि मुझे कोई ऐसी गोली, कोई पिल, कोई हर्ब मिल जाए, मुझे तलब नहीं लगे। डेफिनेटली। और अगर बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन है तो बहुत सारे लोगों को रिहैब भी भेजना पड़ता है। तो आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी मेडिकेशन है जो हम उनको पेशेंट्स को दे सकते हैं, जिससे उनकी तलब जो है या उनका जो अर्ज है नशा करने का वो कम हो सकता है। किसी खास जड़ी बूटी का यहाँ पे जिक्र करना चाहेंगे? जैसे मैंने अभी कन्वर्सेशन के दौरान आपको बताया कि अश्वगंधा की फर्मेंटेड फॉर्म देते हैं, अश्वगंधा रिस्ट देते हैं, सरस्वता रिस्ट में बहुत सारी इंटेलेक्ट प्रोमोटिंग हर्ब्स है वो देते हैं, बहुत सारी इंटेलेक्ट प्रोमोटिंग हर्ब है उनको सिंगल हर्ब के रूप में इस्तेमाल करके भी देते हैं, जैसे ब्राह्मी है, जटामास्पी है, शंखपुष्पी है, और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी हर्ब्स हैं जो कॉम्बिनेशन में साथ देते हैं। तो वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। डोसेज कितनी देनी है, कितनी मात्रा में देनी है, सुबह देनी है, शाम देनी है, सुबह दोपहर शाम देनी है, 3 टाइम्स देनी है, वो हम पेशेंट को देख के, उनके सीवियरिटी को देख के, उनकी ज़रूरतों के हिसाब से डिसाइड करते हैं। बट डेफिनेटली आयुर्वेद में ऐसी मेडिकेशन ज़रूर है जिससे जो नशे की बंदे को नशा मुक्ति की तरफ ले जा सकती है, नशे की जो अर्ज है उसको, उस फीलिंग को शांत कर सकती है और उसको लेके वो बेहतर महसूस कर सकता है। डेफिनेटली जी। डॉक्टर साहब, अभी मैं ना कन्वर्सेशन को एक अलग मोड़ देने जा रही हूँ। जैसे अभी आपने बताया कि ज़िंदगी जीने के आयुर्वेद में 3 सूत्रास बताए गए हैं, आहार, निंद्रा और ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य की बात करेंगे, जो आजकल मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू है, आजकल बच्चे मास्टरबेट बहुत कर रहे हैं और डॉक्टर्स बताते हैं कि अगर आप सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं तो आपका माइंड जो है वो हैप्पी हार्मोन रिलीज़ करता है। इससे ऑपोजिट आयुर्वेद कहता है कि अगर आप अपना वीर्य सुरक्षित रखते हैं तो आपको एक तो सिद्धियों की प्राप्ति हो सकती है, मेंटल हेल्थ आपका बढ़िया रहेगा और इससे आयु में वृद्धि होती है। आप क्या कहेंगे इसमें? मैं जवाब ये दूंगा, ऋषिकेश की धरती पे बैठे हैं, गंगा माँ के पास बैठे हुए हैं और हिंदू धर्म में हमारे ब्रह्मचर्य को लेके बहुत महत्व है जी। तो और योग की नगरी है, इसकी फ़िलासफ़ी के बारे में बात करना चाहूँगा। ये जो आपने जैसे अभी इससे पहले डिप्रेशन, एंजाइटी की बात करी, तो हमारी जो अभी सोशल मीडिया ये सारी चीज़ें चल रही हैं, उसका बाय प्रोडक्ट है जिस एडिक्शन के बारे में आपने बात करी, मास्टरबेशन एडिक्शन या पॉर्न एडिक्शन, ये सोशल मीडिया और आजकल की लाइफस्टाइल का एक बाय प्रोडक्ट है जी। तो इन बाय प्रोडक्ट्स के, अगर आप इन बाय प्रोडक्ट्स के शिकार होते हैं जी, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ जो है खराब होती है। आपके पास कुछ ऐसे नौजवान बच्चे आते हैं जो मास्टरबेट से परेशान होकर आपके पास दवाई लेने के लिए आते हैं? जी बिल्कुल, मैंने जैसे कहा योग नगरी में बैठे हैं और हिंदू फिलॉसफी में जो है इस तरह की किसी भी प्रकार की क्रिया को निषेध बताया गया है जी। और हमारी आयुर्वेद की फिलॉसफी हुई या योगा फिलॉसफी या हिंदू फिलॉसफी हुई, उसमें वीर्य का बहुत महत्व है जी। और हमें ये बताया गया है कि अगर आप जो है
इंटीमेसी रिलेशनशिप भी बनाते हैं, तो वो एक निश्चित समय नियमावली पे के अनुसार होना नियमावली के चाहिए, जी। हिसाब और निश्चित समय के साथ करनी चाहिए और मॉडरेशन में करनी चाहिए। और योग और आयुर्वेद में और हमारे हिंदू धर्म में तो इस चीज़ को रिक्रिएशन की चीज़ नहीं बताया गया है, संतान उत्पत्ति की ज़्यादा चीज़ बताया गया है। जी। तो अगर आप किसी चीज़ को ईस्टर्न फिलॉसफीज़ के हिसाब से या आयुर्वेद योगा के हिसाब से आप जो चीज़ जिस चीज़ के लिए नहीं है और आप मोमेंट्री प्लेजर प्राप्त करने के लिए उस चीज़ को अब्यूज़ कर रहे हैं, जी। तो डेफिनेटली आपकी पूरा जो बॉडी या साइकोलॉजी है सब पे इम्पैक्ट पड़ेगा, जी। आपका कॉन्फिडेंस लेवल नीचे जाएगा। और जैसे आयुर्वेद में बताया गया है कि ओजस जो है सारी धातुओं का कॉम्बिनेशन है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र। जी। तो अगर आप अपने वीर्य का ज़्यादा शरण करेंगे, ज़्यादा प्रोमिस्क्यूअस एक्टिविटी करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आपके ओजस में कमी आएगी, आप उतने प्रभावशाली नहीं रहेंगे जो आपका प्रभाव होता है। क्या बात है। और आपका इम्पैक्ट लोगों पे कम पड़ेगा। जी। और देखिए आज की डेट में काम में पैशन की कमी होगी, कंसंट्रेशन की कमी आइडल होगी। टाइम है, हम लोगों के आइडल्स बहुत अच्छे हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती हमारे आइडल्स थे। उसी प्रकार से आज के जो हमारे लीडर्स हैं, जैसे माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी हमारे हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, तो हमारे आइडल्स बहुत जो हमारे यूथ के लिए बहुत अच्छे लोग हैं जिनको हम आइडलाइज कर सकते हैं। अगर आप इनके लाइफस्टाइल को देखें तो पूरी तरीके से अनुशासन और सेल्फ डिसिप्लिन का एपिटॉम जी मैं कहूँगा। तो हम लोगों को उनको ही फोकस में दिमाग में रखते हुए करना चाहिए। और अगर हम किसी इस तरह की एक्टिविटी को करते हैं, अगर आप जैसे हिंदू धर्म में कहा गया धर्म अर्थ काम मोक्ष, काम का मतलब सिर्फ इंटीमेसी नहीं है, काम का मतलब हैप्पी मैरिड लाइफ, या आप एक स्पेसिफिक एक अच्छे एक लीगल रिलेशन में जाकर कोई चीज़ करते हैं और उसको एक मॉडरेशन में करते हैं जी, तो आप उसको बहुत ब्यूटीफुली और खूबसूरती के साथ और पूरी फुलनेस के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर आप उसको गलत तरीके से अब्यूज़ करेंगे और उसका ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग करेंगे तो डेफिनेटली फिर आपकी सेंसेस वो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड ना डॉक्टर साहब। एवरीथिंग इन मॉडरेशन इंक्लूडिंग मॉडरेशन। अभी मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा और डीप डिस्कस करना चाहूँगी। जो ब्रह्मचर्य की बात हम करते हैं तो बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं कि ब्रह्मचर्य जो है वो ऋषि मुनियों के लिए बना है। इसको एक साइड पे करके जो मैरिड लाइफ, जो बंदे जो गृहस्थ आश्रम को फॉलो कर रहे हैं वो ब्रह्मचर्य में तो रह नहीं सकते हैं, सो उनके लिए ब्रह्मचर्य की नियमावली है। अभी सेक्सुअल इंटीमेसी को भी एक साइड पे परे रख के बात करते हैं कि जो ब्रह्मचर्य है वो खाली सेंशुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने को नहीं कहा गया है, बल्कि आप जो अपनी तमाम इंद्रियां हैं, अपनी रसेंद्री है, वाकेंद्री है, तुकेंद्री है और जनेंद्री है, हर एक इंद्री को अपने वश में रखना, बैलेंस रखना, दैट इज़ ब्रह्मचर्य। आप क्या खा रहे हैं, जैसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, तो इन तमाम इंद्रियों का ब्रह्मचर्य भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे अगर आपने अपनी रस इंद्री को कंट्रोल कर लिया तो रस इंद्री का ब्रह्मचर्य रख लिया तो फिर बल्ले बल्ले हो जाएगी। आपने बड़ी खूबसूरत बात कही है। मैं संधि विच्छेद करूंगा, ब्रह्मचर्य, जी, ब्रह्म यानी ब्रह्मांड, जी, और मैं यही सुनना चाह रही चर्य थी। मतलब ब्रह्मांड के अनुसार आचरण, जी, उसके अनुसार एक्टिविटी। तो ब्रह्मचर्य का मतलब है कि हम यूनिवर्स के अनुसार, यूनिवर्स की फ्रिक्वेंसी में रहते हुए रेजोनेट करें। जी, जो जो ईश्वर ने जिस तरीके से चीज़ें बनाई हैं हम उनको उन्हीं तरीके से करें। ब्रह्म आचरण यानी ब्रह्मांड के हिसाब से, नेचर के जो लॉज हैं उनको फॉलो करते हुए जो आचरण करें उसको हमने बोला है ब्रह्मचर्य, जी, ब्रह्म आचरण। जी, तो ब्रह्मचर्य में सिर्फ लोग उसको मिसटुक करते हैं, मिसअंडरस्टैंड करते हैं और इसको लोगों ने सिर्फ स्पेसिफाइड कर दिया है कि इसको कि आप अगर फिजिकल इंटीमेसी करते हैं तो ब्रह्मचर्य वहीं तक सीमित है। नहीं, ब्रह्मचर्य का मतलब है नेचर के हिसाब से आपका आचरण, ब्रह्मांड के हिसाब से आपका आचरण, नेचर के लॉज आपको फॉलो करने हैं। फॉर एग्जांपल सूर्य उदय जब होता है सारे पशु पक्षी जाग जाते हैं, उसी हिसाब से इंसान को भी जागना चाहिए। अगर आप नेचर के उस लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, आप रात को ज़्यादा जागेंगे तो आयुर्वेद के हिसाब से आपका वात बढ़ जाएगा, आपको बहुत सारे, और लंबे समय तक उस चीज़ को करेंगे आपको बहुत सारे डिसऑर्डर्स हो जाएंगे। तो ये वन ऑफ द एग्जांपल है। तो अगर हम अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक सारी नेचर के हिसाब से, हमारे ब्रह्मांड के हिसाब से, हमारे यूनिवर्स के हिसाब से, हमारे आकाश गंगा के हिसाब से करेंगे तो वी कैन बी वेरी हेल्दी। ये बिल्कुल एंटी एजिंग है, हम लंबे समय तक जवान रह सकते हैं। हमारा जो हौसला है, हमारी जो हैप्पीनेस है, हमारा जो लाइफ को लेके पैशन है वो टॉप रेंज में रह सकता है और हम खुशी को, लाइफ को उसके टॉप ऑफ द टॉप लेवल पर रह के एंजॉय कर सकते हैं।
तो अगर आप चाहते हैं कि आप नेचर के गिफ्ट्स को बेस्ट ऑफ द बेस्ट लेवल पे एंजॉय करें, तो आपको नेचर के जो लॉज हैं, ब्रह्म जो चर्य है, ब्रह्म का जो आचरण है जी, ब्रह्मांड का जो आचरण है, यूनिवर्सल जो लॉज हैं, उनको अगर आप सही प्रकार से फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली यू कैन लीड योर लाइफ एक्सटेटिकली विदाउट एनी नीड ऑफ एनीथिंग। यू कैन हैव अ वेरी एक्सटेटिक लाइफ। तो हमारे ऋषि मुनि सेंट्स वो यही रिसर्च करके गए कि सही जीवन को जीने का तरीका और सही जीवन को जीने के तरीके के वजह से ही उन्होंने योगा, आयुर्वेद, ये सारे शास्त्र, ये सारी उन्होंने रचनाएं करके हम लोगों को दी कि हम लोग उसका पालन करें और हम जीवन जो है बड़ी खुशी से जी सकें। अब देखिए हमारे धर्म में कितने बड़े बड़े शास्त्रों की रचना हुई है। गीता, भगवत गीता, किसी ने अगर भगवत गीता को ही, श्रीमद् भागवत गीता अगर कोई उसको ही पूरी तरीके से लाइफ में उतार ले तो वो किसी भी दुख से बिल्कुल परे रह सकता है। अगर वो समझ जाए, जैसे भगवत गीता में बताया कि अटैचमेंट जो है, डिज़ायर जो है, ये प्रॉब्लम्स का कारण है। पतंजलि सूत्रास में भी यही बताया गया है। तो हम हर चीज़ को प्रैक्टिकली और अच्छी तरीके से जीवन को जीते हुए निकल जाएंगे खुशी के साथ। और हमारे जीवन का पर्पस क्या है उसको जानते हुए इंटेलिजेंटली हम उसको लीड करेंगे। देखिए, ये जो गुरबाणी में लिखा गया है, जो अभी आप ब्रह्मांड के मुतालिक बता रहे थे कि ब्रह्मांड के हिसाब से अगर हम अपनी क्लॉक सेट करते हैं तो ये हमारे पास एक हैप्पी लाइफ का सूत्र है। और जैसे जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, जैसे पतंजलि ऋषि हैं और बड़े बड़े ऋषि हुए हैं, इन्होंने जो इतने सालों की तपस्याएं करके हमारे लिए जो सूत्रास तैयार किए हैं वो हमें बड़े सहज में दे दिए हैं। और हम इतने नालायक हैं कि हम उनको पढ़ के फॉलो भी नहीं कर पा रहे हैं। हमें तो किसी तपस्या की ज़रूरत नहीं है, हमें तो खाली उन्होंने इधर से उठा के इस पॉइंट पे रख दिया, भाई ये कर लो, सूत्रा दे दिया। हम सूत्रा भी अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं। जो ब्रह्मांड में है वो हमारे अंदर है सारे का सारा। आप क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल सही बात है। और मैं इस बात को इस तरीके से लूँगा कि हमारी कंट्री 1000 साल तक गुलाम रही जी। तो हमारी जो एजुकेशन है, तक्षशिला को पूरी तरीके से जला दिया गया। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत डैमेज हुआ और जो हमारी जनरेशन टू जनरेशन नॉलेज जो ट्रैवल कर रही थी वो लोगों ने फॉलो करनी बंद करी। बट अभी क्या है कि लास्ट कुछ सालों से 10-20 साल से दोबारा जो वैदिक नॉलेज है वो दोबारा साइंटिफिकली तरीके से लोगों के सामने पेश की जा रही है, पूरे वर्ल्ड के सामने पेश की जा रही है। इंटरनेशनल योगा डे जो है अभी ही यूएन के द्वारा, अभी हाल के वर्षों में ही यूएन के द्वारा जो है वो डेजिग्नेट किया गया एज ए इंटरनेशनल योगा डे। तो हमारे ग्रंथों की तरफ, हमारे संस्कारों की तरफ, हमारी एजुकेशन की तरफ पूरा यूनिवर्स दोबारा आकर्षित हो रहा है। और डेफिनेटली जो चीज़ें हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, वो हमारे जो पुराने लोग थे, जो हमारे पुराने बड़े बड़े संत और ऋषि रहे हैं, वो ऑलरेडी लिख के जा चुके हैं। और अगर हम अपना लाइफस्टाइल और अपनी ज़िंदगी उन पे ही बेस्ड रखें जी, जैसे पतंजलि सूत्रास हैं, भगवत गीता है जी, आयुर्वेद के जो प्रिंसिपल्स हैं, योगा के जो प्रिंसिपल्स हैं, तो डेफिनेटली हम बहुत एक हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। फायदा हमें हो सकता है ना। आयुर्वेद की सबसे बड़ी बात यह है, आयुर्वेद एक हेल्थ साइंस नहीं है, आयुर्वेद एक लाइफ साइंस है। तो आयुर्वेद तो सबसे पहले ये कहता है कि आपको किसी भी चीज़ के लिए दवाई लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आयुर्वेद कहता है कि हम प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज़ में बिलीव करते हैं। तो वो शुरुआत ही इस चीज़ से करता है कि हम अपना लाइफस्टाइल, आहार विहार, आहार निद्रा ब्रह्मचर्य इस तरह की रखें कि हमें बीमार ही किसी प्रकार से ना हो सके। क्या बात है जी। और सबसे बड़ी बात है कि हैप्पीनेस अगर किसी के पास है तो दैट इज़ द अल्टीमेट साइन ऑफ हैप्पीनेस। तो अगर आपके पास करोड़ों अरबों रुपए हैं और यू आर नॉट हैप्पी, तो वो सोसाइटी की जो कंडीशनिंग है बहुत गलत है जी। हमारे हिसाब से सोसाइटी की जो कंडीशनिंग है वो ऐसी होनी चाहिए, जो हैप्पी है, जो जॉयफुल है, जो जोवियल है, वो रिच है। क्या बात? अभी हमारे सोसाइटी की कंडीशनिंग है कि अगर आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल प्लेजर्स हैं तो आप अच्छे हैं, तो आप बेहतर हैं। तो सोसाइटी की रॉन्ग कंडीशनिंग है। हमें अपने बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि आप जीवन में खुश रहना सीखें जी। आप जीवन में ये मत सीखें कि अगर आपके पास गाड़ी आ जाएगी, अगर आपके पास टॉय आ जाएगा, या अगर आपके पास, जैसे आपने शुरुआत में कहा, ये गर्लफ्रेंड या ये बॉयफ्रेंड होगा तो ही आप खुश होंगे। नहीं, अगर हम अपने इंटरनल सेल्फ को इस तरीके से सिंक्रोनाइज्ड करते हैं, इस तरीके से समभाव में लेके आते हैं, तो हम जॉय को इतनी खुशी के साथ एक्सपीरियंस कर सकते हैं, हम लाइफ को इतनी खुशी के साथ एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि हमें किसी भारी चीज़ की आवश्यकता नहीं होगी खुशी को प्राप्त करने के लिए। चूँकि लोग सोचते हैं कि खुशी बाहर है, हमारी हैप्पीनेस मेटेरियल प्लेजर्स पे डिपेंडेंट है, तभी जब वो चीज़ उनको प्राप्त नहीं होती है तभी उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन आती है, तभी उनके अंदर गुस्सा आता है,
तभी वो डिप्रेशन एंजाइटी में आते हैं, सबसे बड़ी वजह ये है। लेकिन हमारे शास्त्रों में ये लिखा है कि ये शरीर एक ऐसा यंत्र है, अगर हम इसको इस प्रकार से सिंक्रोनाइज्ड करें, इसको इस तरीके से नेचर के लॉज के हिसाब से लेके आए, तो हम सारे जॉयज इससे कल्टीवेट कर सकते हैं। वो हमें प्रयास करना चाहिए। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, अभी ना प्रोग्राम के आखिर में कुछ रैपिड फायर्स करते हैं। जैसे अभी आपने बताया कि हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं, देसी चीज़ों के साथ हम इलाज कर सकते हैं। तो आजकल ना कुछ लोग क्या करते हैं कि व्यूज़ की दौड़ में कोई भी वैद्य आके टेलीविज़न पे बैठ जाता है, वो कोई मर्जी सूत्रा बता देता है, उसकी ऑथेंटिसिटी रेलिवेंस हो ना हो इससे कोई मतलब लोगों को मतलब नहीं है। अभी जैसे हल्दी है, हल्दी को इन्होंने ऐसे सिक्सर बना रखा है कि हल्दी लो, अम्बा हल्दी लो, ये लो वो लो। पहले तो मुझे बताइए कि हल्दी कितने प्रकार की है? जो घर में यूज़ होती है वो डिफरेंट है, अम्बा हल्दी डिफरेंट है, रॉ हल्दी डिफरेंट है। ये कितने प्रकार की है? हल्दी लेनी चाहिए किस मात्रा में लेनी चाहिए और कितनी लेनी चाहिए और कब लेनी स्टॉप कर देनी चाहिए? हल्दी बहुत सारे प्रकार की आती है। अम्बा हल्दी जो आपने कहा, उसमें कच्चे आम की स्मेल आती है और उसको शुगर के लिए सबसे बेस्ट बताया गया है। इस बारे में कोई दो राय नहीं है कि हल्दी जो है वो एक वंडर ड्रग है, एंटी कैंसरस है, एंटी डायबिटिक है, एंटीसेप्टिक है और एंटी इन्फ्लेमेटरी है। वो एक वंडर ड्रग है। लेकिन अगर हम हल्दी को भी ज़रूरत से ज़्यादा लेंगे, क्योंकि इंडिया में हम अपने हर कुक्ड डिश में हल्दी का इस्तेमाल करते हैं जी, तो सबका कलेक्टिव इफेक्ट होता है। अगर हम हल्दी का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो लीवर पे डैमेजिंग इफेक्ट शो कर सकता है। तो कोई भी चीज़ अगर आप लेते हैं तो डॉक्टर की सलाह के बगैर मत लें। और हल्दी में भी एक ऐसा सब्सटेंस है, उसका एक ऐसा तत्व है जो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है, वो क्रिक्यूमिन है। 1% क्रिक्यूमिन है। और आज की डेट में बहुत सारी बायोटेक्नोलॉजिकल कंपनियां लिपिड के साथ कंबाइन करके हल्दी के कैप्सूल्स दे रही है, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो हल्दी कैसे लेनी है, कब लेनी है, कितनी मात्रा में लेनी है, कोई भी वैद्य अगर बताता है तो ये ज़रूर बताए कितनी मात्रा में लेनी है। क्योंकि अगर लोग सिर्फ ये सोचेंगे हल्दी से ही बेहतरी होती है, तो ज़्यादा हल्दी लेने से दुष्परिणामों का भी सामना करना पड़ सकता है जी। तो जो भी अगर कोई भी बात कहीं किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बताता है तो बहुत ही जिम्मेदारी के साथ और पूरी पूर्णता के साथ बताए। हल्दी कितनी लेनी है, कितनी मात्रा में लेनी है, किसको नहीं लेनी है, किसको लेनी है, इन सारी बातों को बता के ही वो किसी चीज़ को बताए, तभी उस बात का फायदा। अदरवाइज वो किसी को नुकसान भी पहुंचा सकता है। ओके, आजकल वीट और मिलेट कंट्रोवर्सी बड़ी चल रही है। हम सदियों से जो वीट है, गेहूं है, उसकी रोटी खाते आए हैं, उसका सेवन करते आए हैं। और आज एक ऐसा ज़माना चल पड़ा है कि हम कहते हैं कि वीट को तो बिल्कुल माइनस कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और लेट्स शिफ्ट टू द मिलेट्स। और मिलेट्स भी बंदों को डाइजेस्ट नहीं होते हैं, और अगर पूरी तरह मिलेट्स पे आ जाते हैं फिर आपकी बॉडी वीट एब्जॉर्ब करना बंद कर देती है। क्या कहेंगे? मैं इस बारे में ये कहूँगा कि हमारी बहुत सारी जो एग्रीकल्चर थी इतने सालों तक पोस्ट इंडिपेंडेंस, वो वीट के ऊपर हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रही है। और हमारी बहुत सारी जनरेशन्स चली गई हैं जो सिर्फ वीट के ऊपर ही जो पली बड़ी है। तो मैं इस नोशन को पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं मानता कि वीट जो है आपकी पूरी तरीके से आपकी बॉडी के लिए परफेक्ट नहीं है। बट डेफिनेटली मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कुछ लोगों को होती है, ग्लूटेन एलर्जी होती है, इस तरह की प्रॉब्लम कुछ लोगों को होती है, उनके लिए ठीक नहीं है। और जो भी चीज़ आपको सही लगे, क्योंकि आजकल बहुत सारे 9 प्रकार के अन्न का भी कॉम्बिनेशन आ रहा है, उनको भी आप ले सकते हैं। लेकिन पर्टिकुलरली मैं ये नहीं कहूँगा कि वीट को अगर आप लेते हैं तो उसका दुष्परिणाम आपको सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जनरेशन वीट पे ही पलती आ रही है जी। अगर आप यूपी की जो एग्रीकल्चर देखें उसमें गेहूँ बहुत ज़्यादा होता है, हरियाणा की जो एग्रीकल्चर देखें उसमें गेहूँ बहुत ज़्यादा होता है, पंजाब की एग्रीकल्चर देखें गेहूँ उसमें बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो अगर आप देखें तो उसका इस प्रकार से 80, 90, 100 साल में तो कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं हुआ है हमारी जनरेशन पे। क्यों ये कहते हैं कि मिलेट्स पे डिपेंड हो जाएं? मिलेट्स भी ज़रूरत से ज़्यादा लेना हानिकारक हो सकता है ना, क्योंकि ये बड़े मुश्किल होते हैं डाइजेशन के लिए, डाइजेस्ट करना बहुत हार्ड होता है। देखिए, जो भी आप डाइटरी चीज़ें लेते हैं तो आप पूरी तरीके से देखेंगे आपका न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो है पूरे दिन में वो पूरी तरीके से आप उसको बैलेंस कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे जी। तो अपना जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है इस तरीके से डिज़ाइन करें कि मॉर्निंग में अगर हम कुछ चीज़ ले रहे हैं, अगर मॉर्निंग में हम प्रोटीन ले रहे हैं तो दोपहर में हम कुछ और चीज़ लें, जिस तरीके से हमारे पूरे डेज की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी तरीके से आए जी। तो अपने पूरे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर ये तीनों चीज़ों को देखें एक साथ, सिर्फ वीट और मिलेट पे फोकस ना करें। आयुर्वेद में कोकोनट वाटर की इम्पोर्टेंस? आयुर्वेद में कोकोनट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इसको सर्व रोग हर माना गया है, मेनली पित्तज रोगों में इसको बहुत अच्छा माना गया है। आयुर्वेद में बहुत सारी प्रिपरेशंस हैं जो नारियल से बनी हुई हैं, जैसे नारिकेल लवण, सर्व रोग हर है। हाँ। और कोकोनट वाटर ऐसा माना जाता है कि सभी
किसी तीनों दोषों में बहुत अच्छा काम करता है, और ख़ास तौर से पित्तज विकारों में, स्किन डिजीज़ में जी कोकोनट वाटर का बहुत अच्छा रोल है। स्टमक के लिए, स्किन के लिए, सब चीज़ों के लिए बहुत उपयोगी है। जी। तो मैं तो कोकोनट वाटर को कहूँगा कि पीना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। इसके अलावा जैसे हमारा शरीर जो है 5 एलिमेंट से उसकी फॉर्मेशन हुई है, और इसके अलावा वात, पित्त और कफ प्रवृत्ति होती है। तो कोई बंदा कैसे उसको पता लगे कि उसकी प्रवृत्ति जो है, प्रकृति जो है, वो कौन सी है? वात है, पित्त है, कफ है? वात पित्त कफ की अगर हम बात करते हैं तो पिता लोगों को जनरली स्किन डिसऑर्डर्स होते हैं। देखिए, वात पित्त कफ क्यों ज़रूरी है? वात पित्त कफ अगर आयुर्वेद के प्रिंसिपल्स के हिसाब से चलें, अगर हमें पता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो वात पित्त कफ एक ऐसा है कि जैसे हमें पता है इस बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट कैसा है, ये बिल्डिंग कैसे बनेगी। तो अगर मुझे पता है मेरी पिता पर्सनैलिटी है तो उसी हिसाब की डाइटरी हैबिट्स में रखूँगा। तो पित्त वाले बंदे, उनकी पर्सनैलिटी कैसी होती है? हाँ, उसी तरह का मैं लाइफस्टाइल रखूँगा। पिता पर्सनैलिटी का मतलब फायर, पित्त यानी फायर। तो पित्त लोग जो होते हैं बेसिकली, एक वो टेम्परामेंटल होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, एथलेटिक होते हैं, तंदुरुस्त होते हैं, और टेम्परामेंटल नेचर के होते हैं, लीडरशिप स्किल्स होती हैं, एंगर होता है उनके अंदर, और बहुत वार्म पर्सनैलिटी। जब वो बैलेंस में होते हैं तो पिता बहुत वार्म पर्सनैलिटी भी होते हैं। तो पिता का टेम्परामेंट से पता चलेगा। और पिता को जो पित्तज विकार होते हैं, अडल्ट एज में उनको स्किन डिजीज़ होती है, और जब ओल्ड स्टेज में आते हैं तो नेफ्रो डिसऑर्डर्स, कार्डियक डिसऑर्डर्स, न्यूरॉन डिसऑर्डर्स, इनसे प्रॉन होते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है, जब आपको आयुर्वेद के हिसाब से पता है कि आप वात, पित्त या कफ कौन सी आपकी कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसी हिसाब से आप डाइटरी हैबिट्स लोगे। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे पता है कि मेरी पिता पर्सनैलिटी है, और तो मैं अभी से अर्जुना की टैबलेट स्टार्ट कर सकता हूँ। अर्जुना की टैबलेट को एज ए फूड सप्लीमेंट डेली मैं ले सकता हूँ, क्योंकि वो कार्डिक हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अर्जुना की जो टैबलेट्स हैं वो नेचुरल बीटा ब्लॉकर्स का काम करती हैं। जी। इसी तरीके से अश्वगंधा है, वो अडेप्टोजन का काम करता है। तो जब हमें पता है कि मैं पिता पर्सनैलिटी हूँ और कमिंग ईयर्स में से मैं इस तरह के डिसऑर्डर से प्रॉन हूँगा, तो उसी तरीके से आप अपना मेडिकेशन, अपने फूड सप्लीमेंट्स, अपनी लाइफस्टाइल उसी तरीके से आप डिसाइड कर सकते हैं। जी। तो वाता, पिता, कफा कॉन्स्टिट्यूशन पता होना इसलिए इम्पोर्टेंट है। जी। अभी आपने पित्त का बताया है, तो ऐसे ही वात वाले बंदे की जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, उसकी आदतें हैं, आप कैसे पहचानते हैं? वात वाले जो व्यक्ति होते हैं उनमें वायु के गुण होते हैं, रुक्ष गुण उनके अंदर होगा, ड्राइनेस उनके अंदर होगी, बाकी वो पतले दुबले ज़्यादा होंगे, और वो जो है टेम्परामेंटली कभी वो किसी भी चीज़ पे ज़्यादातर ऐसा कहते हैं कि वो किसी चीज़ पे टिके नहीं रहते हैं, उनका मूड चेंज बहुत ज़्यादा होता है, स्विंग्स होते हैं। हाँ, मूड स्विंग्स होता है। जितने भी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स हमारे अंदर होते हैं वो वाता के बढ़ने के कारण ही होते हैं। जब आपका वाता बढ़ जाएगा बॉडी के अंदर तो वातज विकार भी होते हैं। जैसे जितने भी स्टमक प्रॉब्लम्स होती है, तो वायु जिनकी वाता पर्सनैलिटी है उनको स्टमक डिसऑर्डर ज़्यादा होते हैं। ओके। उनकी बॉडी में पेन ज़्यादा रहता है, मेंटल अनस्टेबिलिटी के भी चांसेस उनके अंदर ज़्यादा होते हैं, गैस्ट्रिक इश्यूज उनको ज़्यादा रहेगा। तो इस तरीके से हम वात पर्सनैलिटी। और कफ? कफज डिप्रेशन एक स्वीट फॉर्म ऑफ डिप्रेशन है। कफज व्यक्ति को जब भी डिप्रेशन होगा तो वो किसी से बात नहीं करेगा, शांत हो जाएगा, सॉलिट्यूड में चला जाएगा, वो खाना ज़्यादा खाने लगेगा। अच्छा। तो अगर आप देखिए पिता व्यक्ति को डिप्रेशन होगा तो उत्पाद ज़्यादा मचाएगा, शोर ज़्यादा मचाएगा, गुस्सा करेगा, एंगर करेगा। और ये कफज डिप्रेशन का जो हैं। व्यक्ति है वो स्वीट डिप्रेशन है, वो खाना ज़्यादा खाने लगेंगे, सॉलिट्यूड में चले जाएंगे, किसी से बात नहीं करेंगे, आइसोलेंस फ्री हाँ, होंगे, आइसोलेशन में चले जाएंगे। तो कफज पर्सनैलिटी को रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर ज़्यादा होते हैं, ओबेसिटी को लेके वो प्रॉन रहते हैं, सर्दियों में उनको कफा की प्रॉब्लम हो जाती है, और जो है उनको बॉडी मास गेन करने को लेके वो प्रॉन होते हैं वेट करने के लिए। तो ये वाता, पिता, कफों की इनकी डिफरेंट फिजिकल तरीके से या टेम्परामेंटली जो है उनकी पर्सनैलिटी ऐसे रिफ्लेक्ट करती है। जिस पे आपकी एक्सपर्टीज है, दैट इज एंटी एजिंग। एंटी एजिंग आप पिल्स भी देते हैं, एंटी एजिंग हो सकती है। जैसे अगर हम वेस्टर्न टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, इंग्लिश दवाइयों की बात करते हैं, तो ये स्टेम सेल थेरेपी, दिस दैट, बड़ी ऐसी सारी सर्जरीज भी करते हैं। पर आयुर्वेदा में अगर हम एंटी एजिंग की बात करें और एंटी एजिंग पिल्स लेनी चाहे, कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ जो हैं वो सहायता कर सकती हैं? आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा, बहुत अच्छा सवाल है ये। और सब लोग जवान रहना चाहते हैं, सब लोग यंग रहना चाहते हैं, सब लोगों की ख्वाहिश है कि हम बिल्कुल यंग रहें। जी। तो इसमें आयुर्वेद किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकता है? जी। तो एज ए डॉक्टर, एज ए वैद्य, एज ए होलिस्टिक प्रैक्टिशनर, मैं इस बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाहूँगा बहुत पैशन या एक्साइटमेंट के साथ, क्योंकि मेरा फेवरेट टॉपिक है ये। तो देखिए, एंटी एजिंग थ्योरी क्या है? जी। एंटी एजिंग थ्योरी जो वेस्टर्न पैरामीटर्स के हिसाब से इलेक्ट्रॉन रेडिकल थ्योरी उन्होंने दी। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे आप श्वास लेते हैं तो बॉडी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होता है जो बॉडी को डैमेज करता है। तो उन्होंने कहा कि अगर हमें उस चीज़ को कंट्रोल करना है तो हमें एंटीऑक्सीडेंट्स लेने चाहिए, जी, जो वो उस नेगेटिव
इलेक्ट्रॉन के साथ जाके कंपाउंड बिल्कुल बना सही, तो बिल्कुल, उससे आपकी agree। बॉडी पे डैमेजिंग इफेक्ट नहीं होगा। अब वो एंटीऑक्सीडेंट्स क्या क्या हैं? वो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं विटामिन सी, विटामिन ई, सेलेनियम, बीटा कैरोटीन्स। अभी आज के जगत में जैसे ब्रायन जॉनसन की बात हो रही है, ब्रायन जॉनसन जो है वो एंटी एजिंग पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। सिमिलरली अगर आप हमारे देश में देखें, बहुत सारे ऐसे ऋषि मुनि हैं जो 60 हैं, 62 हैं, लेकिन उन्होंने योग के माध्यम से, आयुर्वेद के हिसाब से अपने एजिंग प्रोसेस को रोक रखा है। तो ब्रायन जॉनसन एक एग्जांपल है जिन्होंने वेस्टर्न मेथड्स अडॉप्ट करे, जैसे आपने स्टेम सेल थेरेपी बताया, या वो प्लाज्मा इंजेक्शंस लेते हैं, इस तरह की चीज़ें ले रहे हैं। और दूसरी तरफ हमारे योगी हैं, महायोगी हैं, जो ईस्टर्न फिलॉसफीज़ या ईस्टर्न हेल्थ मेथड्स को यूज़ कर रहे हैं एजिंग को डेफाई करने के लिए। तो इसमें अगर आप देखें, आयुर्वेद में जितने भी अवलाह प्रिपरेशन बनती हैं वो सारी आंवले के थ्रू बनती हैं। अच्छा। जितने भी च्यवनप्राश बनते हैं सारे आंवला में बनते हैं जी। उसका रीज़न ये है, आंवला एक ऐसा फल है, इंडियन गूसबेरी, जिसमें 1800 mg टू 3600 mg विटामिन सी होता है। ओके। उसको अगर आप बॉईल कर लें या किसी भी तरीके से उसका मुरब्बा बना किसी लें, भी फॉर्म में ले फिर भी लें। उसके अंदर विटामिन सी बहुत ज़्यादा मात्रा में रहता है। तो इसमें मैं कहूँगा अगर आयुर्वेद पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से विटामिन सी लें, विटामिन सी में आंवला बहुत अच्छा है, विटामिन ई लें, सेलेनियम लें, बीटा कैरोटीन्स लें, जो चीज़ इनमें रिच है उनको लें। साथ साथ जैसे इलेक्ट्रॉन रेडिकल थ्योरी है कि हम जितनी बार श्वास लेते हैं उतनी बार इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होता है, तो उसको मैं योगा में प्राणायाम बताया गया है। तो प्राणायाम इसलिए बताया गया है कि जितनी हम अपनी ब्रेथ को रेगुलेट करते हैं, प्राणवायु शोधन, प्राणवायु का शोधन भी करते हैं और हम अपनी प्राण को रेगुलेट भी करते हैं। आप देखिए हमारा जो मूड है वो हम किस फ्रीक्वेंसी में ब्रीथिंग ले रहे हैं उस पर डिपेंडेंट करता है। एग्जैक्टली, क्या बात है, जब क्या हम बात गुस्सा है। करते हैं तो हमारा जो ब्रीथिंग पैटर्न है वो फास्ट हो जाता है जी। जब हम फोकस्ड होते हैं तो हमारा ब्रीथिंग पैटर्न बिल्कुल स्लो हो जाता है, बिल्कुल सेटल हो जाता है। तो प्राणायाम जो क्रिया बताई गई है वो इसलिए बताई गई है कि हम रेगुलेशन ऑफ ब्रेथ सीख जाए। अगर हम रेगुलेशन ऑफ ब्रेथ सीख जाएंगे तो हम अपने मूड को भी गवर्न कर सकते हैं। क्या बात है। और हमारी ब्रीथिंग भी स्लो हो जाएगी। जी। तो देखिए अब हम 1 मिनट में 18 बार श्वास लेते हैं, उसी तरीके से अगर आप देखें जो टॉर्टोइज होता है 1 मिनट में 5 बार सांस लेता है, उसका लाइफ स्पैन 300 ईयर से 500 ईयर्स है। स्नेक का जो ब्रीथिंग पैटर्न है 1 मिनट में 1 या 2 बार है। अच्छा। उनका जो लाइफ स्पैन है वो 1000 ईयर्स तक बताया गया है। क्या बात है। तो योग में बताया गया है कि अगर हम अपने ब्रीथिंग को रेगुलेट करना सीखें तो सबसे पहले तो हम अपने मूड को रेगुलेट कर सकते हैं ब्रीथिंग के माध्यम से। दूसरा, हम जितना कम ब्रेथ करेंगे उतना कम इलेक्ट्रॉन्स हमारी बॉडी में रिलीज होंगे, उतना स्लो आपका एजिंग प्रोसेस हो जाएगा। क्या बात है। दूसरा, अगर हम आयुर्वेद में अगर बात करें तो ये आंवला जैसी जो प्रिपरेशन है, हमें फूड जो डाइट है वो विटामिन सी, ई, सेलेनियम और बीटा कैरोटीन से रिच चीज़ें हमें लेनी चाहिए। इसके अलावा आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी क्रियाएं बताई गई हैं, जैसे कुटी प्रावेशिक रसायन एक क्रिया बताई गई थी, उसमें लोग 21-21 दिन के लिए, 25-25 दिन के लिए ब्रेक ले लेते थे अपने बॉडी को रिफ़्रेश करने के लिए, डिटॉक्स करने के लिए। इसके अलावा इंटरमिटेंट फास्टिंग जैसी चीज़ें हैं जो हमारे एजिंग प्रोसेस को स्लो कर सकती है और बॉडी जो है सेल्फ हीलिंग की तरफ स्वयं जा सकता है। बॉडी को किसी बाहर से किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है इंटरमिटेंट फास्टिंग अगर हम करें तो। बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं, अगर हम योग को, आयुर्वेद को कम्बिनेशन में उन फिलॉसफीज़ को करते हैं तो हम जो है एक अपने एजिंग प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं। अगर हम गुस्सा ज़्यादा करते हैं तो हमारा एजिंग प्रोसेस फास्ट हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम लंबे समय तक जवान रह सकते हैं। वंडरफुल, थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि आज के प्रोग्राम में हमने बहुत सारी बातें करी हैं, बड़ी सारी चीज़ों के बारे में डिटेल डिस्कस किया है। और ये डॉक्टर साहब जो आपने आज ज्ञान दिया है ये बड़ा रेयर है और बड़ा रेलिवेंट है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का प्रोग्राम सलीका बहुत पसंद आया होगा। बहरहाल यहाँ की एम्बियंस जो है बड़ी बाकमाल है। सो इस उम्मीद के साथ कि आज का कंटेंट आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, मुझे आज्ञा दीजिए प्रोग्राम सलीका यहीं पे ख़त्म करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच मुझे बुलाने के लिए, मुझे आमंत्रित करने के लिए और योग और आयुर्वेद पे बात करने के लिए ऋषिकेश जैसी पावन धरती पर आपका मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। आप देखते रहिए द अनम्यूट। मुझे गुरनीत को दीजिए इजाज़त।